हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई। रेलवे एग्जाम में साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हमारा जनरल साइंस के डे 36 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Which of the following is characteristics of permanent tissue? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी ऊतक का विशेषता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। ओके, these are the characteristics of permanent tissue. Which of the following is the characteristics of permanent tissue that intercellular space are present? परमानेंट टिश्यू दैट प्रोवाइड इलास्टिसिटी आर कॉल्ड। ऐसा परमानेंट टिश्यू जो प्लांट में पौधे में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज नेम ऑफ द परमानेंट टिश्यू इज द कोलेनकाइमा। ओके, सो नेम ऑफ द टिश्यू इज द कोलेनकाइमा व्हिच प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द प्लांट। इसके कारण पौधे में लचीलापन होता है। अपुंशिया एंड कैक्टस आर एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ प्लांट? अपुंशिया और कैक्टस एक कौन सा टाइप का पौधा है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस आर ऑल दोज आर ज़ेरोफाइटिक प्लांट। ओके, ज़ेरोफाइटिक प्लांट जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होता है। ओके, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होता है। सो ओपुंशिया एंड कैक्टस आर एग्जांपल ऑफ ज़ेरोफाइटिक प्लांट। हाइड्रोफाइट्स प्लांट जो वाटर में उगता है और हेलोफाइट्स प्लांट जो सॉल्टी रीजन में उगता है, जैसे मैनग्रोव्स आर एग्जांपल ऑफ द हेलोफाइट्स। ओके, Which one of the following tissue is responsible for increase of a growth in the stem of plant? ऐसा कौन सा टिश्यू है जो स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। ओके, which of the following tissue is responsible for increase of growth in stem of the plant? That is the lateral meristem। मतलब पौधे में जो वाइड होता है। ओके, पौधे जब लंबे में होता है एपिकल मेरिस्टम्स और साइड में जब ग्रोथ होता है तो उसको हम कहते हैं उसमें जो जो टिश्यू इन्वॉल्व होता है दैट इज द ग्रोथ इन द स्टेम, दैट इज द लैटरल मेरिस्टम। तीन तरह होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है एपिकल मेरिस्टम्स, एक होता है लैटरल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलेटरी मेरिस्टम। इंटरकैलेटरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है जहाँ से बड ग्रो होता है, बड। ओके, बड और नोड में ग्रो होता है। Which of the following limits the number of trophic level in a food chain? Which of the following limits the number of trophic level in food chain? food chain में कौन सा चीज लिमिट करता है food chain का लेंथ को? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी एनर्जी एट ए हायर ट्रॉफिक लेवल। डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट द हायर ट्रॉफिक लेवल। जितना हम हायर एनर्जी हायर लेवल ट्रॉफिक में जाए तो जो एनर्जी होता है वो धीरे धीरे कम होता है। जैसे प्रोड्यूसर में जितनी एनर्जी होता है प्राइमरी कंज्यूमर उतना एनर्जी उसमें एनर्जी कम होता है। एंड जब प्राइमरी प्रोड्यूसर को जब प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसके पास एनर्जी और भी कम जाता है। तो ये फॉलो अप होता है 10% लॉ, लिंडामैन 10% लॉ। सपोज प्रोड्यूसर में अगर 100 जूल एनर्जी है तो ये फर्स्ट कंज्यूमर में जाएगा 10 एंड सेकेंड कंज्यूमर में जाएगा 1 जूल। ओके, सो धीरे धीरे ट्रॉफिक लेवल जितना इंक्रीज होगा हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी उतना ही कम जाएगा। सो डिक्रीज द अवेलेबल एनर्जी एट द हायर ट्रॉफिक लेवल दैट लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी। ऐसा सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दे आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ओके, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर गुड फॉर द नेचर। ये अच्छी तरीके से डिग्रेड हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? डिग्रेड नहीं होता है। दिस आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जस्ट एज प्लास्टिक, glass. These are the non-biodegradable substance. Organisms use biocatalyst to break down complex substance into simpler substance. The biocatalyst are organisms use biocatalyst to break down complex substance into simpler substance. Biocatalyst are they are called enzyme. ऐसा बायोकैटलिस्ट को हम एंजाइम के नाम से जानते हैं जो क्या होता है सब्सटेंस को किसी भी सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जैसे ग्लूकोज एक सब्सटेंस है, ग्लूकोज को एंजाइम के अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ओके, सो पायरुविक एसिड मोर सिंपलर देन ग्लूकोज।
देन और एंजाइम कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको अगर एंजाइम रिएक्ट करे तो उसको सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में तोड़ देता है। सो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म दैट इज बायोकैटलिस्ट टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, द बायोकैटलिस्ट that is the enzyme. Most of the enzyme are protein in nature. Okay. The increase of contaminated substance or toxic chemical in the food chain are called, ओके ऐसा क्या टॉक्सिक केमिकल जो फूड चेन में जिसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए उसको हम किस नाम से जानते हैं? दे आर कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन. ओके. The increase of contaminated substance or toxic chemical in the food chain are called biomagnification. Biomagnification जब कोई भी टॉक्सिक केमिकल अगर फूड चेन में आ जाए जो इस ये हायर टॉपिक लेवल में धीरे धीरे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. सो दे आर कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन. Process is called an increase of contaminated substance or toxic substance in the food chain is called biomagnification. इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो किस तरह का होता है? ये होता है इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है. ओके. यूनी डायरेक्शन मतलब एक ही तरह से एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है. लेकिन जैसे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, देन प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर एंड लास्ट वन इज द टर्शियरी कंज्यूमर. एक ही डायरेक्शन में इसको ये फ्लो होता है. ये प्राइमरी कंज्यूमर से ये प्रोड्यूसर में एनर्जी नहीं आएगा. सो इट इज ए यूनी डायरेक्शनल. ओके. एंड इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है ये फॉलो करता है 10% रूल ऑफ लिंडामैन 10% रूल. ओके. जब प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जो एनर्जी जाएगा वो प्रोड्यूसर का 10% जाएगा और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में जो एनर्जी जाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर का 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा. ओके. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द यूनी डायरेक्शनल. ब्रांचिंग सीरीज इन ए फूड चेन इज कॉल्ड, जो फूड चेन में जो ब्रांचिंग सीरीज होता है ओके जो उसको हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज द फूड वेब. फूड वेब आर इंटरकनेक्टेड ऑफ द फूड चेन. फूड वेब, एक फूड वेब में बहुत सारे फूड चेन शामिल होता है और फूड चेन जब इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से तो उसको हम कहते हैं क्या? फूड वेब. The green plants in a terrestrial ecosystem capture of the energy of sunlight that fall on their leaves and convert it into food energy. सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो कितना एनर्जी कन्वर्ट हो पाता है, सनलाइट का कितना एनर्जी कन्वर्ट हो पाता है फूड एनर्जी में? सो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 1%. ओके. सन से जितना एनर्जी आता है, फोटोन पार्टिकल एनर्जी आता है उसका ओनली 1% ही प्लांट इस्तेमाल करके फूड में कन्वर्ट कर पाता है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1%. The microorganism that convert dead plants and animal to humus are known as. So microorganism जब dead plant and animal को humus में convert कर देता है so that is called process called decomposers. Okay. So these microorganisms are known as a decomposer. Microorganism that convert dead plant and animal to humus are known as a decomposer. What organisms are depend on producer either directly or indirectly for their sustenance? सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर. ओके. प्रोड्यूसर को जो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं. ओके. प्राइमरी कंज्यूमर और हार्बीवोर के नाम से जानते हैं. देन प्राइमरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करते हैं उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, दैट आर कॉल्ड कार्निवोर. एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करते हैं उसको हम टर्शियरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, दैट इज द टॉप कार्निवोर. ओके. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेंस, दैट इज द कॉल्ड कंज्यूमर. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.